चैप्टर है आपका थर्ड। अभी आपने पौधों में जनन कैसे होगा, पुष्पीय पौधों में जनन कैसे होगा, आपने उसको देखा था। अब आपको देखना है कि मानव में जनन कैसे होता है, मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। मानव में लैंगिक जनन ही पाया जाता है, ठीक है। और इसमें हर एक के बारे में जानना शुरू करते हैं। क्या क्या आपको जानना होगा देख लेते हैं। मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता, द्विरूपता आ गया ना, द्विरूपता मतलब द्वि मतलब दो, रूपता मतलब रूप, दो रूप, क्योंकि मानव जन जो होता है उसमें दो पाए जाते हैं, अलग अलग मानव होते हैं। एक मादा होता है, एक नर होता है। तो दो नर और मादा अलग अलग विकास करते हैं। अभी आप पुष्प में देखे हैं एक ही भी विकास कर सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग विकास करते हैं। दोनों का शरीर पूरी तरह से अलग होता है, एकदम जुड़ाव में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये द्विरूप है मानव का। मानव के लैंगिक जनन में मानव के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये दो रूप है, अलग, एक नर है और एक मादा है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता में आप जानोगे। जनन इकाइयों तथा जनन अंग क्या होते हैं, जनन इकाई क्या है, जनन अंग क्या है। जनन इकाई का मतलब जो जनन की क्रिया में सबसे छोटी यूनिट हो, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु की बात करेगा। और जनन अंग के बारे में बात करेगा नर, फिर उसके बाद अच्छे से स्टार्ट होगा नर जनन तंत्र, यानी कि मानव में जो नर है यानी मेल है उसके पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा जानना होगा कि कहाँ पे कौन सा अंग होता है, किसका काम क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, कब शुक्राणु निकलते हैं, ये सब चीजें जाननी होंगी। यानी प्राथमिक नर जनन अंग में वृषण है एवं वृषण कोष के बारे में जानोगे। नर जनन वाहिनियां कौन सी हैं ये जानोगे इसमें, और जनन ग्रंथियों में सहायक जो ग्रंथियां आती हैं उनके बारे में जानोगे। उसी तरह मादा में जानोगे कि मादा जनन तंत्र है क्या, युग्मक जनन क्या होता है, ठीक है, शुक्र जनन क्या होता है, अंड जनन क्या होता है, स्त्रियों में मासिक चक्र या आवर्त चक्र क्या होता है। ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में जानना है, ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर है, ये भी चैप्टर आपका लॉन्ग ही है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, सब समझ में आएगा। लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बताते चलेंगे, जहाँ पे बोलेंगे कि बच्चा ये इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अब थोड़ा सा ये द्विरूपता। अभी जस्ट आपको बताया कि मानव द्विरूपता को शो करता है, क्योंकि इनमें नर और मादा बिल्कुल अलग होती हैं, कोई टच एकदम नहीं होता है, ठीक है ना। और जैसे पुष्प में आपने देखा कि स्त्री केसर पुंकेसर एक ही फ्लावर पे ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, समझे। इनकी ग्रोथ ही बिल्कुल अलग अलग तरीके से होती है, अलग जगह होती है, ठीक। तो देख लेते हैं अब इसमें मनुष्य में केवल लैंगिक जनन होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि मनुष्य जो है वो लैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें नर व मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। नर का अलग, नर में उनका जनन अंग होगा, मादा का मादा में होगा, ठीक। पुरुषों में नर जनन अंग व स्त्रियों में मादा जनन अंग पाए जाते हैं, समय अलग अलग। अतः मनुष्य एक लिंगी है। अगर में एक प्राणी को देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक ही लिंग ग्रोथ कर रहा है ना, तो वो एक लिंगी हो गया, ठीक है ना। इनमें आंतरिक निषेचन तथा अंडे का भ्रूणीय विकास यष्टाशय में होता है, और अंडाशय होना चाहिए था वहां पे, अंडाशय में होता है, और अंडाशय गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय होगा, यष्टाशय को गर्भाशय कहते हैं। अंडाशय में तो सिर्फ अंडाणु बनते हैं, ठीक है। और ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। अभी पहले सुन लेते हैं, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मतलब इनके शरीर के अंदर ही बच्चे का विकास होना, भ्रूण का विकास होना, बच्चे का विकास होना, पूरी तरह से बच्चे का विकास होकर फिर बच्चा जब पूरी तरह से शरीर का ऑर्गन बन जाता है तब बच्चा बाहर आता है। यानी कि इनके शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। आप सोचोगे तो ज्यादातर लोगों में तो यही होता है, नहीं, कुछ लोगों में, कुछ ऐसे जंतु भी हैं पृथ्वी पर जो कि शरीर के अंदर निषेचन होता ही नहीं है, बाहर निषेचन करते हैं, पानी में निषेचन करते हैं। एग्जाम्पल खोज के बताइएगा, नहीं बताओगे नेक्स्ट क्लास में हम खुद बताएंगे।
ठीक है। लेकिन ट्राई करिएगा कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो कि बाह्य निषेचन की क्रिया करते हैं, यानी कि वो अपना अंडाणु और शुक्राणु बाहर निकालते हैं और वहां निषेचन होता है उस बाहर पानी में। एग्जाम्पल बस इतना हिंट कर दे रहे, पानी में करते हैं, ठीक है। वो पानी में मेल वाला निकालेगा अपना शुक्राणु और फीमेल निकालेगी अंडाणु, और उसी पानी में निषेचन होगा, उसी पानी में भ्रूण बनेगा, उसी पानी में अंडा बनेगा, उसी पानी में वो नए जीव का निर्माण होगा, ठीक है। तो कौन सा जीव है बताना, ठीक है। जबकि हम लोगों में आंतरिक होता है, ज्यादातर लोगों में आंतरिक ही होता है। तथा अंडे का भ्रूणीय विकास, अंडे का पूरा जायगोट बनना, भ्रूण बनना, सब कुछ अपने शरीर गर्भाशय के अंदर अंदर होगा। सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं, ये तो आपने देखा है कि ये शिशु को जन्म देते हैं। अतः मनुष्य को जरायुज प्राणी कहते हैं। मनुष्य को क्या कहते हैं? जरायुज। बच्चे देने वाले यानी बच्चे पैदा करने वाले प्राणी को जरायुज प्राणी कहते हैं। बच्चा जो पैदा करता है उसे विविपैरस या जरायुज प्राणी कहते हैं। याद रखना, जो बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उसे हम ओविपैरस कहते हैं, ठीक है ना। तो आ जाते हैं, मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता के भी पाई जाती है, जैसे कि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना, क्योंकि स्त्रियां ही बच्चे को जन्म दे रही हैं, तो नेचर कितना अच्छा दिया है कि उनको पहले से ही स्तन प्रोवाइड किया है, ताकि उनका जब अब जानते हो उसके पहले उसका अच्छे से विकास नहीं होता, जब उसमें दूध नहीं बनता है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब जाके दूध बनना स्टार्ट होता है। उसी टाइम दूध, और उसी पूरे में दूध बनने वाली कोशिकाएं सारी एक्टिव होती जाती है, जैसे बच्चा होगा उसके बाद दूध बनना शुरू हो जाता है। परंतु पुरुषों में स्तन का विकास नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात और है, फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें कि फीमेल तो सास के साथ साथ मेल भी बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें नर भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो पता करके बताइएगा हमको, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया कि बाह्य निषेचन किस जंतु में पाया जाता है, और कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें कि बच्चे को दूध मादा के साथ नर भी पिलाते हैं, ठीक। पुरुषों में दाढ़ी व मूछ आती है, मतलब यहाँ पर आपका बताया जा रहा है ना कि जो नर और मादा है ना, उनकी लक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से लक्षण आते हैं जब उनका विकास होता है शरीर का, तो ठीक है। पुरुषों में दाढ़ी और मूछ का आना, स्त्रियों में नहीं आता है। स्त्रियों की आवाज पतली और मधुर हो जाती है, पुरुषों की आवाज भारी और मोटी हो जाती है। स्त्रियों में आवर्त चक्र या मासिक चक्र पाया जाता है, ठीक है। ये मासिक चक्र का मतलब है अंडाणु इनमें बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनमें अंडाणुओं का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलो फटाफट कुछ और भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हटा दें, ठीक है। आ जाते हैं, और साइड करके एक चीज और बता दे, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। क्या क्या विकास हो रहा है नर में, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि क्या विकास होगा। स्तन ग्रंथि, इस तरह से आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपको बता दिया जाए तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर विकास होगा, ठीक है। स्तन ग्रंथि हो गया। आवाज, आवाज को देख लेते हैं, है ना। आवाज में क्या होगा? भारी, ठीक है ना, भारी। यहाँ पे क्या होगा? पतली, ठीक है। फिर आवाज में ही है तो आपका मोटी, ये क्या होगा? मधुर, है ना। इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। ये आप क्लास 10th में भी थोड़ा सा देखे होंगे, लेकिन जानते हो ना कि जल्दी चीजें याद नहीं रहती हैं। प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को तो याद हो गया है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। फिर उसके बाद है कंधे की चौड़ाई। 1 मिनट,
कंधे की चौड़ाई है। तो इसमें क्या है कि इनमें होता है कंधे की चौड़ाई, इसमें नहीं। ठीक है, फिर आपको चीज़ एक और बता दें, अगर मैं आप इस तरह से बना के जब पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में से चीज़ें सेट हो जाती हैं। कमर की चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, मादा का जो कमर होता है ना, थोड़ा सा जब उनके शरीर का विकास होने लगता है तो मादा की जो कमर होती है थोड़ी चौड़ी होती है। वजह ये होती है, ठीक है, कि उनको आगे चलकर जब वो गर्भ धारण करना होगा तो उस केस में उनके पूरा का पूरा जो गर्भ का जो बच्चे का जो वेट होता है, उसका भार जो होता है वो पूरा का पूरा उनकी कमर पर पड़ता है। तो उनकी कमर अगर में मजबूत और चौड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो कवर उसको मतलब ज़्यादा देर करें उसको अच्छे से वो उस भार को सहन कर सके। ठीक है, इसलिए उनकी कमर को चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या था अभी, दाढ़ी मूछ का ना, एक मिनट, दाढ़ी व मूछ है ना, तो इसमें तो आएगा बट यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, एक पॉइंट और बचा है, आवर्त चक्र को थोड़ा सा देख लेते हैं, वो क्या है, चक्र इनमें नहीं होता है और इनमें होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे आप डिफरेंसेस देख सकते हो नर और मादा के जब शरीर का विकास होता है तो। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, इसमें अंडाणु बनेगा। इसको भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर युग्मक, कौन सा युग्मक होगा, इसमें शुक्राणु होगा, नर है ना इधर, हाँ, और ये होगा इधर अंडाणु। ठीक, तो आप ये ध्यान देना, यहाँ पर आराम से आप देख सकते हो कि लैंगिक द्विरूपता क्या है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है दोनों में दो रूप दिख रहे हैं, दोनों का बिल्कुल अलग अलग से उनका विकास, शरीर का विकास हो रहा है, पूरा उनका बॉडी का जिस तरह से विकास हो रहा है। तो देखो नर में क्या है, स्तन ग्रंथि नहीं है, लेकिन मादा में है, एकदम अच्छे से देख सकते हो। आवाज जो है भारी और मोटी, पतली और मधुर है। कंधे की चौड़ाई आदमी लोगों की ज्यादा होती है एज कंपेयर ऑफ फीमेल। ठीक, और कमर की चौड़ाई फीमेल की ज्यादा होती है एज कंपेयर ऑफ मेल। ठीक, दाढ़ी मूछ तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में, कभी कभी गुणसूत्र के डिस्टर्ब होने की वजह से रेयर केस में किसी लेडीज को दाढ़ी मूछ का आना होता है, हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि औरतों को दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं। समझे? आवर्त चक्र है, आवर्त चक्र में ही जानते हो, आवर्त चक्र में जो होता है वो हमेशा मादा में होता है। इसी की वजह से जो आवर्त चक्र मतलब महीने में एक बार उनके शरीर में अंडाणु बनेंगे, वो अंडाणु का शरीर से बाहर निकलना वही आवर्त चक्र होता है। ठीक है, अगर में फर्टिलाइज हो रहे हैं तो वो शरीर से बाहर नहीं आएंगे, जब फर्टिलाइज हो जाता है तो आवर्त चक्र अपने आप रुक जाता है जब तक बेबी बन के बाहर शरीर से ना आ जाए। ठीक है, फिर युग्मक है, युग्मक का क्या है कि युग्मक नर में शुक्राणु होते हैं और जो मादा होती है उसमें अंडाणु होते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्लास 10th का था लेकिन फिर भी हमने बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्या जानना होगा, नर जनन इकाई। जनन इकाई तो मैंने बता दिया आपको कि जनन इकाई का मतलब कि जिससे जनन की क्रिया कंप्लीट होगी, छोटी से छोटी इकाई, तो वो नर की जो होती है वो शुक्राणु होती है और मादा की जो होती है वो अंडाणु होती है। और इसके बाद आपका नर जनन स्टार्ट होगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें आपको यहाँ पर
इसके साथ साथ एक बात और बता दें, ये जो आप चीजें पढ़ रहे हो मानव जनन, इसके साथ साथ आपको इसी चैप्टर में ये भी जानना होगा कि जो मानव जनन में कुछ ऐसे भी मतलब नर और मादा ऐसे भी होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं होती है, कोई भी वजह हो सकता है, गुणसूत्रीय विकार आ जाए या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस या कुछ भी, तो उनका कैसे हम उससे निवारण पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के में लास्ट में आपको ये भी जानना होगा। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो गई है हमारे पूरे मतलब विश्व में। ठीक है, क्योंकि हमारा सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे ऑल ओवर जितनी भी कंट्री भी होती हैं, सारी कंट्री में भी इस तरह का तकनीकी विकास कर गया है। तो जिसकी वजह से कि जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो सकते थे पहले, लेकिन अब उनके हो सकते हैं, यानी बांझपन का इलाज हो सकता है। तो इस चैप्टर के लास्ट में वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और उसमें शॉर्ट फॉर्म में जो आता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी वाला है, जायगोट ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये शुक्राणु ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे, स्पर्म कैसे ट्रांसप्लांट हो रहा है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और ये वो सारी चीज़ इम्पोर्टेंट होगा। तो अब अगर मैं अभी तक आपने रेगुलर नहीं रहा तो अब रेगुलर हो जाइए, क्योंकि ये एंट्रेंस के लेवल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपके एंट्रेंस लेवल से बहुत सारे क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि आपके जूलॉजी का पोर्शन है। अभी आपने जो पुष्पीय पौधा पढ़ा था वो आपके बॉटनी का पोर्शन था, अभी आपकी जूलॉजी का पोर्शन है। तो एकदम कंटिन्यू बने रहिएगा और अटेंड एकदम एकाग्र होके पढ़िएगा, कुछ तो समझेंगे। और जिनको जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए फटाफट पहले हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या जानना है ना। आज के क्लास में आपको नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना होगा। कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन सी ग्लैंड होती है, ये सब जानना होगा बच्चा। ठीक है, उसके साथ आपको ये वाला डायग्राम मैंने लिया है एनसीईआरटी से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एनसीईआरटी इसको ज्यादा अच्छा डायग्राम को ड्रॉ की है और इसमें बहुत अच्छा इसको मतलब जो नॉमिनेशन किया गया ना बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और आप जब अदर वाली बुक टच करोगे ना तो ज्यादातर आपको इंग्लिश वाले वर्ड मिलेंगे, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट वाइज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 1 होना चाहिए था, ये फर्स्ट आपका सेकंड हो गया है, होना चाहिए था यहाँ पे 1। ठीक है, तो यानी कि आपका पहले वाले पोर्शन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं एक एक के बारे में, उनका काम क्या है, उसमें और क्या क्या पाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें बतानी है। यानी विजिट से स्टार्ट होगा, टेस्टिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका काम क्या होता है। ठीक है, उस सब सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, अवलंबन कोशिकाएं, इसके बाद है आपकी सर्टोली कोशिकाएं। हाँ, सर्टोली बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चा। ठीक है, तो बस इतना ही है। और हाँ, इस वाले डायग्राम को देखना है कि ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस वाले में इसमें कौन कौन से पार्ट है, किसका किसका काम क्या है, क्योंकि आगे इसके बारे में बताएंगे तो उसी में से निकल कर आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है। फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या है ना। चलिए देखो, एक बात और बता दे, कुछ बच्चों की ये है कि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर लिखवाना चाहिए था। आप अगर मैं इस क्लास करती, स्कूल में भी पढ़ती, किसी कॉलेज में भी आप ज्वाइन किए होते, तो आपको ये पता होता कि जब पूरा आपको चैप्टर समझा दिया जाता, चैप्टर बता दिया जाता, चैप्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने का आप लोग का काम होता है। वो क्वेश्चन आंसर में सिर्फ टीचर्स, अगर मैं आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर गाइड करते हैं, क्वेश्चन आंसर के पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर को नहीं लिखवाते, क्योंकि आप अब किस बेस पर आ गए हो, 11th-12th के स्टूडेंट हो गए हो। ठीक है, अगर मैं आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे सिर्फ लेक्चर दिया जाता है। ठीक, तो
आपको यहाँ पे तो पूरा डायग्राम के साथ समझाया गया, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ रिटन दिया गया। ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, ये आपको रिटन फॉर्म में ही यहाँ पे टाइप करके दिया जाता है, जिससे कि आप इसको आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको देख के पढ़ सको, समझ सको। ठीक है, एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको किसी ऐसे बुक से इसे उठा के ला के इसको करवा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे टाइपिंग भी की जाती है। ठीक है, तो आप ये बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन आंसर लॉन्ग शॉर्ट में बताना चाहिए था, क्योंकि जब आपको मैंने कहा कि 2 क्वेश्चन ऐसे मिले थे कि जिसका आंसर आप नहीं सर्च कर पाते, उसका आंसर मैंने दे दिया। और कुछ आपके डिफरेंसेस थे, अंतर बताना था 2 के बारे में। ठीक है ना, जैसे अध्यावरण बीजावरण जो ऐसे करके आया था अंतर, तो उसका भी मैंने बताया था। जहाँ मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट वहाँ मैंने बताया था बच्चा। और जहाँ पे पूरे जब चैप्टर मैंने बताया तो डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तब बताओ क्वेश्चन आंसर मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिलेगा, तो आप उतना तो कर सकते हो ना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप ये सोचो कि सब एकदम सेट हो जाए तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको पढ़ने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें जो जितना बताया जा रहा है उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने नोट्स में। ठीक है, जब आपको पूरा जब एक्सप्लेन किया जा रहा है तो आपका काम ये है कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक को आप जाके क्वेश्चन में देखिए कि कहीं क्वेश्चन में इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, तब आप पढ़ पाओगे। ऐसे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैंने डिटेल बताया था कि इस तरह से इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये बताया था ना। अब उसको रिटन फॉर्म में देना हो, हमको क्या है, हम तो दे देंगे। प्रॉब्लम आपको होगी कि सिर्फ आप रह जाओगे, उसको पढ़ोगे नहीं। ऐसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, तो आ जाते हैं नर जनन तंत्र में। नर जनन तंत्र में देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। टोटल इसमें 7 पार्ट को लिया गया है। ठीक है, जैसे नर जनन तंत्र मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो रहा है। ठीक, पहला है वृषण कोश होता है। ठीक है, जिसमें वृषण बंद रहते हैं। वृषण कोश, कोश का मतलब होता है चेंबर, चेंबर का मतलब है कोश का, यानी कि वृषण के रहने का स्थान। हाँ, तो मैंने कहा कि वृषण जो होता है वो वृषण कोश जो होता है उसमें वृषण यानी टेस्टिस जिस चेंबर के अंदर रहता है उसको वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, फिर ये वृषण यानी जहाँ पे आपके क्या बनेंगे, हार्मोन्स जो बनेंगे। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स जो बनेंगे वो, प्लस इसके बाद जो इसमें शुक्राणु होंगे, शुक्राणु का मतलब स्पर्म बनेंगे, वो वृषण में होगा। नर जनन वाहिनियां, जो शुक्राणु, वाहिनियां का मतलब होता है डक्ट, डक्ट मतलब होता है नली, नली मतलब होता है पाइप जैसी संरचना। ठीक है, जो कि शुक्राणु को हार्मोन जिससे है और जो लिक्विड तरल पदार्थ उनके साथ है उसको लेकर जाने वाली जो वाहिनी होती है उसको नरजनन वाहिनियां कहेंगे। इसमें कुछ ग्रंथियों का काम होगा, जिसमें सहायक ग्रंथियों में आएंगे, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां होंगी। ठीक है, बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां, 2 ग्रंथि इसमें पाई जाएंगी। ठीक है, ये ग्रंथि होती है जो कि स्पर्म के निर्माण में भाग लेती हैं। ठीक है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इनकी आवश्यकता पड़ जाती है, तरल पदार्थ बनाती हैं जिसमें कि वो आराम से अपना पोषण उस तरल पदार्थ से ले सके। उस तरल पदार्थ को वीर्य कहते हैं। ठीक है, शिश्न होता है। ठीक है, ये जो शिश्न होता है जिसकी सहायता से शुक्राणु बाहर निकल कर आते हैं। अधिवृषण होता है जहां पे शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ठीक है, शुक्राशय होता है जहां पे शुक्राणु पड़े रहते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टोटल 7 पार्ट्स होते हैं नर जनन तंत्र के। ठीक है, इसमें यानी कि नर जनन तंत्र 7 अंगों से मिलकर बना होता है। इन 7 अंगों का अपना अपना एक काम होता है। ठीक है, और इसमें के सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। ठीक, आ जाते हैं अब अंगों को बताते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जिसका कट इस तरह से किया गया, तो ये पूरा पोर्शन इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे आप तो ये नीचे का ये जो चेंबर है, ये वाला चेंबर है, इसको वृषण कोश कहते हैं। इसके अंदर ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है यही वृषण है। इसी वृषण में शुक्राणु बनेंगे यानी स्पर्म बनेंगे। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये वाला चेंबर वृषण कोश हो गया और उसके अंदर वृषण है, इससे एक पाइप लगी हुई है जिसे कि शुक्रवाहिनी कहेंगे। ये पाइप जाके आपके मूत्राशय से ही स्टोर ऐड होती है और ऊपर से
एक मूत्रवाहिनी वाली पाइप आती है। देखो मूत्र मार्ग और स्पर्म के निकलने वाला मार्ग दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पाइप आती है और ये वाला पोर्शन आप देखिए, इसके पीछे एक ये पार्ट लगा है जिसे शुक्राशय कहते हैं। इसी शुक्राशय में इस पाइप से जाकर ये अटैच हो जाता है। ये पाइप जाके कहाँ पे अटैच होती है, यानी जो यहाँ से ये पाइप निकली थी अटैच हुई आपके शुक्राशय से, इस शुक्राशय से जुड़ी होती है। जब शुक्राणु यहाँ से निकलते हैं तो शुक्राशय में जाके स्टोर होते हैं, शुक्राशय कहते हैं उसको, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे तो ये यहाँ से अब निकलेगा तो स्खलनी वाहिनियां होती, शुक्राशय से निकलकर स्खलनी वाहिनियां होती हैं, ठीक है। यहीं पर जुड़ा रहता है आपका पोस्टेट ग्लैंड लगा रहता है जो कि वीर्य बनाता है। इसी यहाँ पर जो शुक्राणु अब इससे निकलकर बाहर आने वाले हैं, वो शुक्राणु वहां पर वीर्य में चिपचिपा पदार्थ होता है वीर्य, वहां पर वो मिक्स होते हैं और उससे मिक्स होने के बाद इस वाले पाइप से, ये वाला जो मूत्र मार्ग वाला पाइप है, इसी पाइप से होते हुए ये शिश्न से होते हुए शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ ये वाला चेम्बर है, शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी आपके शुक्राशय से ऐड होगी, पोस्टेट स्खलनी वाहिनी और पोस्टेट ग्लैंड होगा। पोस्टेट ग्लैंड और जो बल्बियूरिथ्रल ग्लैंड था वो दोनों ऐड होंगे। वो दोनों काम क्या करेंगे, वीर्य बनाएंगे, चिपचिपा पदार्थ शुक्राणु को आसानी से वहां पे, जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, इसमें फ्रक्टोज सुक्रोज बहुत ज्यादा वो रहता है और खनिज लवण भी बहुत सारे रहते हैं, पोटेशियम पोटेशियम, जो कि इनको क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है शुक्राणु को, ठीक है। और यहाँ पर जैसे शुक्राणु इसमें मिक्स होगा, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, उनका विकास होता रहेगा, मतलब वो जीवित रहेंगे, ठीक। और इसी पाइप मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से इनका काम होता है। उसी को अब कोई पर्सन इस तरह से है तो उसका इस तरह से कट करके सामने से दिखाया गया है कि दो तरह का, दो होते हैं जो आपके वृषण कोष और वृषण, ये दो होते हैं, ठीक है, एक पेयर में होते हैं, यानी एक जोड़ी पूरे होते हैं, ठीक है, ये है। और इस वाले जो वृषण का है, इस वृषण का पूरा कट करके अच्छे से साफ दिखाया गया है कि इस वृषण के अंदर अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, वृषण जालिका, वृषण पलिकाएं कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारा इस तरह कट करके दिखाया गया है, ठीक है। वो वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिखाया गया था, ये बाहर का आपका वृषण कोष, वृषण, ये आपका यहाँ से वृषण शुक्रवाहिनी आपका पहुंचेगा। शुक्रवाहिनी पहुंचने के बाद शुक्राशय लगा रहेगा। ये वाले दो शुक्राशय हैं, ठीक है। ये वाला पत्ती जैसा संरचना, ये वाला पत्ती जैसा संरचना शुक्राशय है। पोस्टेट ग्लैंड लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपके बल्बियूरिथ्रल ग्लैंड जिसको बोला गया था, वो आपका कंदमूत्र पथ ग्रंथि है, ठीक है। इसको हिंदी में ये कहते हैं कंदमूत्र पथ ग्रंथि। ये दोनों वीर्य देंगे और यहाँ से ही होते हुए बाहर निकल जाएगा। अब इसी को कट करके ये वाला पोर्शन दिखाया गया, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जब इसको कट करके देखा जाएगा ना, तो ये बहुत सारी जाल जैसी संरचना, इस तरह बहुत सारी संरचना अंदर में फैली हुई होती है। तो जब एक तो ऊपर की तरफ वाला पोर्शन, जो ये वृषण के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, ध्यान दोगे यहाँ पर, तो वो आपका अधिवृषण होता है, ठीक है, अधिवृषण होता है। जब इसको कट करके अच्छे से निकाला जाता है तो ये शुक्रवाहिनी जो कि यहाँ से पाइप जैसे ऊपर गई थी, तो शुक्रवाहिनी तो आपने देख ही रहे हो। अंदर जो होता है वृषण के, वृषण जालिका, बहुत सारी जाल जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। और उसी वृषण पालिकाएं पाई जाती है। इन सभी का काम क्या क्या है अभी आपको सब बताया जाएगा, ठीक है बच्चा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। नंबरिंग यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, नंबरिंग यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है। क्योंकि हम देखो, अगर मिस्टेक उनकी भी नहीं है, मिस्टेक मतलब यहाँ क्या है कि वृषण कोष 1 पर अल्लाह दिया गया था, जबकि वृषण कोष का नहीं, वृषण से स्टार्ट करना था, ठीक है। वृषण के बाद वृषण कोष की बात होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे वृषण दूसरे नंबर पे है, तो ये भी दूसरे नंबर पर कर दिया गया। चलो आ जाते हैं काम पर, है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं। पहला हेडिंग होगा आपका स्थिति एवं अमाप, ठीक है। वृषण में देखो कौन कौन सी हेडिंग निकालोगे, स्थिति व एवं अमाप, वृषण की बाह्य आवरण दूसरी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा हेडिंग होगा आपका वृषण पिंडक, चौथा हेडिंग होगा औतकी संरचना, पांचवा हेडिंग होगा सेमी नेफ्रस नलिकाएं,
ठीक है ना। और उसके बाद आपका होगा शुक्रजन कोशिकाएं, और लास्ट आपका होगा सेमिनिनेफ्रॉन्स नलिकाओं में अवलंबन कोशिकाएं, ठीक है ना। इतना सारा आपको, फिर सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या है ये जानोगे, वृषण जालक क्या है ये जानोगे। यानी वृषण अंदर आपको टोटल कितना कितना हेडिंग पढ़ना है, 1, यहां पर मैं नोट कर देती हूं, ठीक है ना। वृषण के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, ये वृषण है, ठीक है। इसमें आप पहला डाल लेना स्थिति, कहां पर ये स्थित होंगे, ठीक है, स्थिति जान लेना, एवं अमाप, यानी इनकी साइज क्या होगी, स्थिति एवं अमाप को माप लिख सकते हो, ठीक है ना। इन पहली हेडिंग कर लेना। दूसरा हेडिंग हो जाएगा आपका बाह्य आवरण। तीसरा हो जाएगा आपका वृषण पिंडक औतकी संरचना, ठीक है। आ जाते हैं, दूसरा हो जाएगा बाह्य आवरण, बाहर का जो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। तीसरा हो जाएगा वृषण पिंडक क्या होते हैं इनके बारे में बताओगे। ये सब हम बाहर निकाल के दे देंगे तो समझ में आपको पिंडक का होगा ना, पिंडक। चौथा होगा औतकी, यानी कि संरचना। औतकी संरचना क्या है, इनका अंदर से पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसके बारे में हो जाएगा, ठीक है, औतकी संरचना। फिर सेमिनेफ्रस नलिका क्या होती है, और इसके अंदर का आपकी 2 तरह की कोशिकाएं आएंगी, शुक्रजक कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, जनक कोशिका भी कह सकते हैं, या अवलंबन कोशिकाएं। देखिए आ जाते हैं, ठीक। 5वां में है सेमिनेफ्रस नलिका, ठीक है। ये सेमिनेफ्रस नलिका में 2 तरह की कोशिका काम करती है, ठीक है। एक आपकी शुक्राणु जनक कोशिका होती है, शुक्राणु जनक कोशिका, ठीक है बच्चा। सेकंड आपकी होती है अवलंबक कोशिका, सेकंड आपकी होती है अवलंबक कोशिका, ठीक है। इसके बाद भी आपके 6वें नंबर पे आती है सर्टोली। सर्टोली बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टोली पे विशेष ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट नोट अक्सर आते हैं, उसके फंक्शन अक्सर पूछे जाते हैं। सर्टोली कोशिका, ठीक है। और लास्ट आपका आएगा वृषण जालक। वृषण जालक क्या होता है 7वें नंबर पर, ठीक है। इतने पोर्शन आपके निकल कर यहां से आए हैं बच्चा, ठीक है ना। यानी कि जो वृषण के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं तो वृषण के बारे में आपको इतनी चीजें जाननी है, ठीक है। वृषण के बारे में आपको इतनी चीजें जाननी है, स्थिति, वृषण कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है, ये चीजें, और इनका माप कितना होता है ये जानना है। दूसरा आपका इनके बाह्य आवरण के बारे में जानना होगा। तीसरा आपके वृषण पिंडक क्या होते हैं, उनका काम क्या है वो। फिर उसके बाद औतकी संरचना इनका कैसा होगा, वो अंदर वाली संरचना क्या है, आंतरिक संरचना समझ सकते हो, ठीक है। सेमिनिफेरस नलिका होती है, ये नलिका यानी कि जो आपके नलिकाएं काम करेंगे, इसमें 2 तरह के नलिकाएं कोशिकाएं रहेंगी, शुक्राणु जनक कोशिका रहेगी और अवलंबक कोशिका रहेगी। सर्टोली कोशिका जरूर फिर से बोलेंगे कि ध्यान दीजिएगा, और वृषण जालक पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक सेमिनिफेरस और एक सर्टोली, ये दोनों बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, इन दोनों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना हेडिंग आपको निकल कर आएगा। अब मैं फटाफट बताते चलती हूँ, ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो
आ जाते हैं। स्थिति व माप, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा, मतलब ये कहाँ स्थित होगा और माप क्या होगा। मनुष्य में इसका माप पहले बताया है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटा व 20 से 25 ग्राम भार वाला गुलाबी रंग के 2 अंडाभ वृषण पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर दिया है कि एक वृषण है तो उसको कट करके उसका स्ट्रक्चर ये दिया है। ठीक है, यानी इसकी माप बताई गई है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 मीटर मोटा, 20 से 25 ग्राम इसका भार, 2 गुलाब का होता है, ये गुलाबी रंग का होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा ये एक जोड़ी में होता है। चौथा, शिशु अवस्था में जब छोटा बच्चा है तो वृषण उदर गुहा के भीतर विको के पास स्थित होते हैं, किंतु जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो ये गुहा के बाहर शिश्न के आधार पर वृषण कोश में बंद रहते हैं। जब छोटा बच्चा है तो वो उदर के पास लगभग में रहता है, और जब वो बड़े होने लगते हैं, वयस्क में आते हैं, ठीक है ना, तो वो शिश्न के जस्ट बाहर 2 साइड में इस तरह से लगा रहता है। ठीक है, अब कहाँ बंद रहते हैं, स्क्रोटल सैक बोला है ना, जिसे वृषण कोश कहते हैं, दिया है, वृषण कोश में ये बंद रहता है। इतना समझ में आया, बता दोगे, ये स्थिति बताया है। ठीक है, ये स्थिति क्या बताया है कि ये जब छोटा बच्चा है तो उदर गुहा के अंदर ही पड़ा रहेगा वृषण, और जब ये बच्चे बड़े होने लगते हैं, वयस्क में आने लगते हैं, तो वृषण कोश में जाके सेट हो जाता है। ये ठीक एक जोड़ी में पाया जाता है। माप सीधे बता दिया कि इतना 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 इतना, ठीक, अगर रंग भी बता दिया कि गुलाबी रंग के 2 अंडाभ होते हैं। समझ में आया। चलिए अब वृषण के बाहर आवरण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, ये पूरा वाय आवरण। ठीक, वृषण पर एक मोटा द्विस्तरीय 2 लेयर वाला वृषण खोल लगा हुआ रहता है, जिसे वृषण खोल भी कह सकते हैं, टेस्टिकुलर कैप्सूल भी कह सकते हैं। हुआ एक पॉइंट। ठीक, इसके बाहरी महीन आवरण को ट्यूनिका, जो 2 लेयर है, तो दोनों लेयर को मिला के टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, लेकिन बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका वेजाइनिलिस कहा जाता है, और यह उदर आवरण से व्युत्पन्न होता है। ठीक है, कैप्सूल का भीतरी स्तर जो होता है वो मोटा होता है, इसे यूनिका एब्ल्यूजिनिया कहा जाता है। यह सघन श्वेत तंतु वाले संयोजी ऊतक का बना होता है। सीधा बस आप इतना ज्यादा ना बोल के सीधा ये बोल सकते हो कि ये 2 लेयर से बना होता है, दोनों लेयर को मिला के टेस्टिकुलर कैप्सूल कहा जाता है। बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका वेजाइनिलिस कहा जाएगा, और अंदर वाली लेयर को, जो अंदर वाली लेयर मोटी होती है, बाहर वाली महीन होती है, मोटी अंदर वाली लेयर को यूनिका एब्ल्यूजिनिया कहा जाता है। इतना भी बोल दोगे तो हो गया। समझ में आया। बहुत आसान लैंग्वेज लेकर आए हैं। अब इससे आसान आपको हम क्या दें। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, आप एक एक वर्ड अच्छे से निकाल के अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इस तरह से इस डायग्राम में शो भी किया है, इस डायग्राम में पूरा का पूरा शो भी किया है। 1 लेयर 2 लेयर, बाहर का 2 लेयर दिखा रहा है ना, अंदर का ये पोर्शन है शुक्राणु का, ये वृषण को पूरा वृषण का। ठीक है, ये दोनों लेयर है, इन दोनों लेयर को ही वो बता रहा है कि ये लेयर, इसको इस नाम से जाना जाता है, टेस्टिकुलर कैप्सूल। दोनों मिला के कहा जाएगा। बाहर वाले को क्या कहा जाएगा, बाहर को ट्यूनिका वेजाइनिलिस कहा जाएगा, वो जो कि पतली होगी, और अंदर वाली मोटी होगी, और उसे यूनिका एब्ल्यूजिनिया कहा जाएगा। इससे ज्यादा मत लिखिएगा, इससे ज्यादा मत जानिएगा। ठीक है, जब जानना होगा तो अपर क्लास में जानिएगा। वृषण पिंडक के बारे में देख लेते हैं। वृषण पिंडक क्या है, ट्यूनिका एब्ल्यूजिनिया का संयोजी ऊतक वृषण में भीतर तक धंस कर वृषण पट्टियां बनाता है, जो वृषण के ऊतक को 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में बांट देती है। ठीक है ना। आ जाते हैं इसी लेयर में, जो देखो बोला है बाहर वाली तो लेयर ठीक है, अंदर वाली लेयर जो है, अंदर ढेर सारे वो शंक्वाकार स्ट्रक्चर बनाया है अंदर वाला लेयर। ठीक है ना, इसी अंदर वाली लेयर को क्या कहा है, वो आपका अंदर वाली लेयर को क्या बोला है, वृषण
पट्टियां, धस का वृषण पट्टियां बनाता है जो कि 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में यानी कोनिकल लोब्यूल्स में बांट दी जाती है। ठीक है, तो आपके सर्टोली सेल है, ये है सर्टोली सेल, ढेर सारा बताया गया है आपका। स्पेचुला, सेप्टुला टेस्टिस, वृषण पिंडक है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हाँ, तो देखो ये बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर के बारे में तो नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाली लेयर है, जो मोटी वाली लेयर है, ठीक है, इस वाली लेयर में आपको दिखाया कि ढेर सारे शंक्वाकार स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इनके बारे में वो आपके क्या बोल रहा है, वो वृषण आपके वृषण पिंडक है, वृषण पिंडक ढेर सारे बने हुए हैं, जो कि 200 से 400 पिंडक होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं औतकी संरचना, यानी कि प्रत्येक जो पिंडक होगा 200 से 400 जो पिंडक है, अब उनके बारे में 2 या 3 अति कुंडलित, क्योंकि जब आपने स्ट्रक्चर पहले वाले देखा था, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, ठीक है, ये इतनी सारी आपके वृषण पालिया, यही है, ये ढेर सारी वृषण पालिया, ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको मतलब शो कर देते हैं इस तरह से, 1 मिनट रुक जाइए, दिखा देते हैं आपको। जो इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें गया हुआ पार्ट दिखाया है ना, ठीक है, तो इस तरह से ये पिंडक होते हैं, ये ढेर सारे पिंडक होते हैं, ठीक है, और ये पिंडक में 200 से 400 ढेर सारे, ये पिंडक जितने होते हैं 200 से 400 पिंडक ढेर सारे होते हैं, और एक एक पिंडक की बात कर रहा है तो उसमें ढेर सारी जालियां, 2 से 3 जालियां, ढेर सारी जालक के रूप में उलझी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको कि अंदर यहाँ पर बताया गया है। देखिए इसको आपको यहाँ पर इसी जाली के बारे में बताया गया है, ये ढेर सारी पलिकाएं पाई गई हैं और ये जाल जैसी संरचना मिल रहा है, तो इसे वृषण जालिका बोला गया है। अब इसी के बारे में, इसी के आंतरिक संरचना के बारे में, यानी जो वृषण पिंडक पढ़ा था ना, इस वृषण पिंडक के बारे में अब आगे बता रहा है, प्रत्येक पिंडक के, यानी जो 200-400 पिंडक थे सबके बारे में 2 या 3 अति कुंडलित, मतलब ढेर सारे उलझी हुई संरचना, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो ये नलिका आपने पढ़ा, अभी आपको नलिका के बारे में जो जानना है उसी के, जो कि 2 कोशिकाएं उसमें मेन होती हैं, ठीक है, यही इनको क्या कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक में पड़ी रहती हैं, ये संयोजी ऊतक में पड़ी रहती हैं, संयोजी ऊतक में रुधिर वाहिनियां ढेर सारी लगी रहेंगी तथा विशेष प्रकार के एंडोक्राइन ग्रंथियां भी जुड़ी रहती हैं उस संयोजी ऊतक में, समूह में। इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल कहा जाता है। हाँ, लेडिंग सेल में याद रखिएगा, लेडिंग सेल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेडिंग सेल क्या होता है, और जो आप क्वेश्चन आंसर इसका ओपन करके देखोगे ना तो उसमें लेडिंग सेल के बारे में पूछा गया है, ठीक है, लेडिंग सेल कहते हैं। अब ध्यान देखो लेडिंग सेल है क्या, ठीक है, ध्यान देना, जहां पे शुक्रजन नलिकाएं जो है और कुछ ग्रंथियां, कुछ आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन को अंतःस्रावी कहते हैं, ठीक है, जहां पर आकर समूह में पड़ी रहती है संयोजी ऊतक में, ठीक है, वृषण के अंदर शुक्रजन नलिका तथा अंतःस्रावी ग्रंथि संयोजी ऊतक में समूह में पड़ी रहती हैं, इन्हीं को हम लेडिक कोशिका कहते हैं। ये नर हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करती हैं, स्रावित करने का काम करती हैं। नर हार्मोन्स पुरुष के सहायक जनन ग्रंथि तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण का एक वो है, सिम्टम है, एक तरह का लक्षण शो करता है। अगर में जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन न निकले ना तो वो पुरुष बाझ पुरुष कहा जाता है, समझे ना। और इनका विकास अगर उसमें ना निकले तो उस पुरुष का विकास भी नहीं होता है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होता है, मूछ दाढ़ी का आना और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरी तरह विकसित होना, ये सब नहीं होगा जब तक उनमें टेस्टोस्टेरोन स्रावित ना हो, ठीक है। यानी सुनो ध्यान से, लेडिक कोशिका पूछेगा तो लेडिक कोशिका वो कोशिकाएं होती हैं जिसमें मनुष्य के शरीर के अंदर जो वृषण की
शुक्रजन नलिका होती है तथा कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि समूह में पड़ी रहती है और ये संयोजी ऊतक के अंदर रहती है, तो इसे हम कोलेडिक कोशिका कहते हैं। और इसका मेन काम होता है टेस्टोस्टेरोन या नर हार्मोन्स को स्रावित करना। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है मनुष्य के द्वितीयक लक्षण यानी दाढ़ी मूंछ का आना, सीने का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, इन सब के लिए सहायक होती है। अगर में टेस्टोस्टेरोन न निकले तो उनमें स्पर्म यानी शुक्राणु भी नहीं बनेगा, उनमें दाढ़ी मूंछ नहीं आएगा, उनके सीने की चौड़ाई नहीं बनेगी, उनकी लंबाई चौड़ाई विकसित नहीं होगी। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है पुरुषों में। समझ में आया? अब इस नलिका के बारे में बोल रहा है कि सेमनीफेरस नलिका के बारे में। प्रत्येक सेमनीफेरस आपको यहीं पे बता दें कि यहाँ पे पिंडक भी कई थे, एक एक पिंडक में ढेर सारी लेडी कोशिकाएं पड़ी रहती हैं। ठीक है, एक एक पिंडक में यानी 400 तक सपोज कर लेते 400 पिंडक वृषण पिंडक है, तो सब पिंडक में 400 में सारे पिंडक में आपके लेडी कोशिका रहेगी, सब में शुक्राणु का निर्माण होने वाला है। अब आप बताएं कि सब में आपके शुक्रजन नलिकाएं पड़ी रहेगी, उस शुक्रजन नलिका के बारे में बोल रहा है। प्रत्येक सेमनीफेरस नलिका पतली व कुंडलित संरचना होती है, क्योंकि काफी कुंडलित होती है वो संरचना, बहुत कम स्पेस में रहती है। इसके चारों ओर संयोजी ऊतक का बना एक पतला झिल्लीनुमा एक आवरण भी लगा रहता है, जिसे हम ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। इसके अंदर की ओर जनन एपिथीलियम का एक अस्तर होता है। जनन एपिथेलियम एक कोशिकीय अस्तर होता है, मतलब एक कोशिका की लेयर बनी रहती है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजन कोशिका और अवलंबन कोशिका होती है। ठीक है, अब शुक्रजन अवलंबक क्या होती है इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, इन कोशिकाओं के विभाजन परिबल यही है। शुक्रजन जो सेमनीफेरस, अब ध्यान देना, अभी आपको बता रहे हैं कि शुक्रजन कोशिका के अंदर ही, यानी आपने क्या पढ़ा, वृषण पढ़ा था, वृषण पिंडक पढ़ा था। वृषण पिंडक के अंदर ही आपके शुक्रजन नलिका आई थी। उस शुक्रजन नलिका में क्या हुआ था कि ये शुक्रजन कोशिका पाई जा रही है। उस शुक्रजन कोशिका के अंदर क्या है, शुक्राणु निर्माण करने की क्षमता है। इसी शुक्रजन कोशिका का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना काम ही है। शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और क्या है, शुक्रजनन की विभिन्न प्रावस्थाओं को वृषण के अनुप्रस्थ काट में भली भांति, वो तो डायग्राम का है। अब देखो, अवलंबन कोशिका का काम क्या है, इन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिका भी कहा जाता है। सर्टोली सर्टोली सर्टोली, याद रखिएगा, अवलंबन के नाम से अवलंबक, अवलंबन, सर्टोली। ठीक है, इन नाम से भी क्वेश्चन आएगा, या उपचारक कोशिका, चार नाम से आ सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको याद रखना है कि ये चारों नाम एक ही के बारे में है। ठीक है, सेमनीफेरस नलिका में दो तरह की कोशिका, शुक्रजन कोशिका और आपके सर्टोली कोशिका, दो कोशिका है। शुक्रजन का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, और इनका काम क्या है, अवलंबन यानी अस्तंभी कोशिका भी, इनको अस्तंभी कोशिका भी कहते हैं। अवलंबन है, अस्तंभी है, सर्टोली है, उपचारक है, चार नाम। ठीक है, इन्हीं का नाम है। ये बड़ी 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 साइज में, उनके कंपेयर में ये बड़ी होंगी, यानी शुक्रजनन जो कोशिका है, शुक्रजन कोशिका, उसके कंपेयर में इनकी साइज थोड़ी बड़ी बड़ी होगी। ठीक है, अस्तंभी लंबे लंबी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, और लेकिन संख्या में कम होंगी। इनकी स्वतंत्र सतह कटी फटी होती है। ठीक है, बाहर की जो लेयर होती है फटी फटी रहती है। पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं व स्पर्मेटोटिड्स इन कटाओं में धंसकर सर्टोली कोशिकाओं की सतह से चिपके रहते हैं। इस अवस्था में गोलाकार स्पर्मेटिड्स कोशिकाओं या शुक्राणु होता है। पूर्ण विकसित शुक्राणु भी अपने शीर्ष भाग द्वारा इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं में धंसे रहते हैं। इनमें जो शुक्राणु पहले से जो बन गए हैं, विकसित हो गए हैं, तो इसी कोशिका में, सर्टोली वाली कोशिका में धंसे हुए पड़े रहते हैं। बाहर की जो इनकी लेयर होगी वो कटी फटी रहती है। ठीक है, अब इनका मेन काम क्या है देखना। सर्टोली कोशिका स्पर्मेटिड्स से विकसित होती है। ठीक है, शुक्राणुओं और पूर्व विकसित शुक्राणुओं को अवलंबन व सुरक्षा प्रदान करना। सीधा सीधा
शुक्राणुओं को या पहले से जो शुक्राणु बन चुके हैं उनको सुरक्षा देना, उनको एक जगह देना जिसमें कि चुपचाप वो पड़े रहे, ठीक है, उनको सुरक्षा देना, ठीक, उनको उनके विकास में ऑक्सीजन देना, उनके विकास में पोषण प्रदान करना। जैसे आप प्लांट में टेपिटम पढ़े थे, टेपिटम वो पराग के कण को, लघु बीजाणु को क्या देता है, पोषण दे रहा था, वैसे यहाँ पर क्या है, शुक्राणु को पोषण देने का काम सर्टोली कोशिका का, पोषण देना, ऑक्सीजन देना, सुरक्षा देना, सब वो भी वही कर रहा था, ठीक है। और शुक्राणु कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य की अतिरिक्त मात्रा का विघटन करना, अगर में उनमें ढेर सारा शुक्राणुओं में ढेर सारा कोशिका द्रव्य बन जाए तो उसको नष्ट भी करना, ठीक है। फिर उसके बाद है इनहिबिन नामक प्रोटीन, एक तरह का एक प्रोटीन हार्मोन्स का स्राव करके ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करना, और ज्यादा से ज्यादा शुक्राणु बने, इसको बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए इनहिबिन करके एक प्रोटीन हार्मोन्स होगा उसको स्रावित करना। काम देखो सर्टोली कोशिका का, सेमनीफेरस नलिका आया तो मैंने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो तरह की कोशिका, शुक्रजन कोशिका है और अवलंबन कोशिका है। अवलंबन कोशिका को ही सर्टोली कोशिका कहते हैं, उपचारक कोशिका कहते हैं, और एक नाम से जाना गया था, इधर ही था भी, स्तंभी कोशिका भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्तंभी मतलब खंभा की तरह, यानी ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है शुक्राणु को ज्यादा से ज्यादा शुक्राणु बनने के लिए एक इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन्स निकालता है जिससे ज्यादा से ज्यादा शुक्राणु बने। दूसरा काम होता है पोषण देना, तीसरा काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, चौथा काम होता है उन शुक्राणुओं को आश्रय देना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और पांचवा काम होता है शुक्राणु में जब ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य बन जाए तो उसको कम भी करना। इतना सारा इनका काम होता है। अब वृषण जालक में आ जाते हैं, जो इसमें जाल की तरह लंबी लंबी संरचनाएं थी। वृषण की खड़ी काट में सेमनीफेरस नलिका अति कुंडलित, जो सेमनीफेरस नलिका थी, क्योंकि उतने सारे पिंडक थे, उस पिंडक के अंदर ढेर सारा जाल जैसा जो संरचना बना था वो नलिका थी, ठीक है। उस नलिका अति कुंडलित नलिका के रूप दिखाई देते हैं, मतलब एक कुंडलित संरचना दिखाई देती है। ये वृषण की बाहरी सतह से भीतरी सतह के मध्य भाग तक फैली रहती है, यानी जो वृषण है बाहर और अंदर तक पूरा ये संरचना फैला रहता। अगला भाग अति कुंडलित और अंतिम सिरा लगभग सीधा होता है, यानी जहां से निकलेगा वो सीधा रहेगा, उसके बाद इस तरह पूरी तरह से कुंडलित रहेगा, ठीक है। यानी बाहर का भाग वो कैसा होगा, एकदम सीधा रहेगा, और अंदर का भाग एकदम कुंडलित होगा, अंतिम सिरा, ठीक है। अगला भाग, सभी सेमनीफेरस नलिकाओं के अंतिम सिरे नलिकाओं के एक घने जाल में खुलते हैं। जो जितनी भी नलिका होंगी, ठीक है, वो एक घने जाल में जाके खुलते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं, ठीक है। ढेर सारे जाल। अब उसमें आप बताओ, पिंडक तो आपके 400 पिंडक हो गए, एक एक पिंडक में ढेर सारी सेमनीफेरस नलिका होगी। अब ये सारे जो सेमनीफेरस नलिका होंगी, मतलब 400 हो गया, और एक एक में ढेर सारी सेमनीफेरस नलिका है। समझ सकते हो कि हजारों लाखों की संख्या में नलिकाएं सेमनीफेरस नलिका बन जाएंगी। और ये सेमनीफेरस नलिका कुंडलित हुई संरचना है, और ये जाके एक वृषण में जाके जहां पे खुलती हैं, ठीक है ना, तो नलिका के इस जाल को जब ये ढेर सारे एक जगह मिल रही हैं, लाखों की संख्या में नलिकाएं उलझी हुई मिल रही हैं, तब इन्हीं को हम वृषण जालक कहते हैं, ठीक। इसमें 15 से 20 पतली संवलित नलिका निकलती है, ठीक है। इन्हें अपवाहक नलिका या शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। अब ये सब एक वृषण के अंदर था इस तरह का, अब इससे 15 से 20 पतली पतली नलिका निकल रही है जिसको शुक्रवाहक कहेंगे। इसी से शुक्राणु बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। सभी शुक्रवाहिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर पहुंचकर एक एपिडिडाइमिस नामक नलिका में खुलती हैं, ठीक है। अब देखो, ये सेमनीफेरस इतना सारा था, अब क्या हुआ कि वो जाके एक वृषण जालक बनाया, वहां पे 15 से 20 आपके शुक्राणु जनक, ये है आपके शुक्रजनक नलिका है, वो बनी, ठीक है। अब 15 से 20 बनी, वो जाके एक एपिडिडाइमिस नलिका से जाके जुड़ी, एक, ठीक है। आप देखो, इधर देखना, हाँ,
देखो यहाँ पे ये सारे सेमनीफेरस नलिका ढेर सारी पड़ी हुई है, जिसे विसर्ड जालिका कहा गया है। ये सब देखो 1 2 3 यहाँ ढेर सारे जाल बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ना। ये 15 से 20 और जाले हैं और नलिकाएं हैं, शुक्रजक नलिका, ठीक है। ये जाके एक जाल से जुड़ी हुई है, ये शुक्रवाहक से जुड़ी हुई है। इसी शुक्रवाहक को एपिडिडाइमिस नलिका कहते हैं, एपिडिडाइमिस ट्यूब्स कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शुक्रवाहक कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जाके जुड़ा हुआ है। तो ठीक, अब ये इसका डायग्राम बहुत अच्छे से यहाँ पर आज शो किया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। आप ध्यान देना, ये आपका रिसर्च का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको कट करके इसमें से पूरा स्ट्रक्चर ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका सेप्टा है, इस यानी कि ये ढेर सारे चेंबर हैं जिन्हें जो कि आपको बताया गया था। रिसर्च पिंडक जो होते हैं वो सारे पिंडक के बारे में बताया गया है। एक एक पिंडक के अंदर ये ढेर सारे जाले दिखाई गई हैं। इसी जाले को खोलकर ये वाला पूरा जाल इस तरह से दिखाया गया। ये जाल में आप देखोगे जितनी रिसर्च पिंडक थे सब में सेमनीफेरस नलिका थी, ठीक है। और सब की क्या थे, रिसर्च जालक में जाके बंद हुई थी। अब ये रिसर्च जालक से एक एक नलिका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही दिखा रहा है। और भी बहुत सारे नलिकाएं 15 से 20 नलिका होंगी जो कि जाके ये पूरी नलिका, जो इस नलिका को हम क्या कहेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे, यानी शुक्रजक नलिका कहेंगे, ठीक है, शुक्रजन नलिका, ठीक है। अब ये नलिका जाके इस वाले नलिका से जुड़ेगी। ये पूरी नलिका एक इसमें होके इस वाले से जुड़ेगी। और ये वाली नलिका कौन सी होती है, ये शुक्रवाहिनी कहते हैं या एपिडिडाइमिस नलिका। एपिडिडाइमिस इसको क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस ट्यूब कहते हैं, ठीक है, डक्ट कहते हैं, ठीक है। इससे जाके जुड़ गए और ये जुड़ के कहाँ पहुंच जाएगी, अब सीधे वहां शुक्राशय में पहुंच जाएगी, ठीक है। वहां पर पहुंचने के बाद वहीं पे शुक्राणु स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह का ये डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो ये आपका बताया गया है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जितना भी आपका आज यानी 7 नर जनन तंत्र में 7 पोर्शन थे, एक कंप्लीट हुआ है। अभी आपके जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक। हैव अ नाइस डे एवरीवन।